इस शहर को कहते हैं मुंबई, लेकिन पहले ये था बॉम्बे। सिर्फ सपनों का शहर नहीं था, यहाँ हर सपना खून में भीगता था। जहाँ हर गली के कोने पर कोई ना कोई अपना दर्द छुपा कर जीता था, और जहाँ छोटी सोच वाले लोग बंदूक उठाकर बड़े बनने का सपना देखते थे। इस अंडरवर्ल्ड में हर किसी का तरीका था, किसी का खून से तो किसी का धोखे से। लेकिन एक बंदा था जिसका तरीका अलग था। नाम था हाजी मस्तान मिर्ज़ा। वाइट कुर्ता पजामा पहने एक साफ साफ दिखने वाला आदमी, लेकिन उसकी सोच, उसका प्लान और उसका राज सब कुछ डार्क था। वो कहता था बंदूक से डर बनाया जाता है, लेकिन इज्जत सिर्फ सोच से मिलती है। वो एक स्मगलर था, लेकिन उसने अपने दिमाग से दुनिया चलाई। वो गैंगस्टर था, लेकिन सूट पहने बिजनेसमैन उसके आगे फाइल लेकर खड़े होते थे। वो अंडरवर्ल्ड का किंग था, लेकिन लोगों के दिल में राजा था। पॉलिटिक्स, पुलिस, स्पोर्ट्स, पिक्चर, सब पर उसका सिस्टम चलता था। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने सिर्फ पैसा नहीं, पूरा शहर जीता। वो डॉन जो मुंबई के सभी गैंगस्टर का गॉडफादर था, जिसे वहाँ के लोग मस्तान भाई कहकर बुलाते थे। हाजी मस्तान का असली नाम मस्तान हैदर मिर्ज़ा था। उसका जन्म 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के कडलोर में एक गरीब किसान घर में हुआ था। उसके पिता के पास इतनी कम ज़मीन थी कि जिसमें पूरे परिवार का खर्च चलाना मुश्किल था। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी तो घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं होते थे। इसी परेशानी की वजह से हाजी मस्तान के पिता ने बाहर जाकर कमाने का इरादा किया। 1934 में जब हाजी मस्तान सिर्फ 8 साल का था, उसके पिता उसे लेकर बॉम्बे चले आए। बॉम्बे आकर उनके पिता ने छोटी मोटी कई जॉब्स की, लेकिन उससे कुछ खास कमाई नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने क्रॉफोर्ड मार्केट में एक साइकिल रिपेयरिंग शॉप खोली, जहां मस्तान भी अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाने लगा। उसकी दुकान के पीछे कई बड़ी बिल्डिंग्स थीं, जहां से हर रोज़ महंगी गाड़ियां निकलती थीं, और जब भी ये गाड़ियां उसकी दुकान के सामने से गुजरती तो उन्हें देखकर मस्तान यही सोचता कि एक दिन उसके पास भी ऐसी ही महंगी गाड़ियां और आलिशान बंगला होगा। लेकिन उसको उसी दुकान में लगे लगे 10 साल बीत गए, पर हालात वैसे के वैसे ही थे। उनके अपने खर्चे ही पूरे नहीं हो पाते थे, और ऊपर से गांव में घर वालों को पैसे भेजना अलग। मस्तान तब भी गरीब ज़रूर था, लेकिन उसने इतने वक्त में कुछ अच्छे दोस्त भी बना लिए थे। एक दिन उन्हीं में से एक दोस्त ने उससे कहा कि तू हमारे साथ पोर्ट पर चल, वहाँ कुली बन जा, वहाँ ज़्यादा कमाई होती है। और फिर मस्तान बॉम्बे पोर्ट्स पर कुली बन गया। धीरे धीरे उसका उस काम में मन लगने लग गया था, और वहाँ उसकी कुछ बड़े लोगों से दोस्ती भी हो गई थी। लेकिन वहाँ दिक्कत थी। वहाँ एक शेर खान पठान नाम का गुंडा आता था हफ्ता वसूली करने, जो कुलियों को डरा धमका कर उनसे हफ्ता वसूली करता, और जो हफ्ता देने से इनकार करता उसे वो अपने बंदों के साथ बेरहमी से पीटता था। एक दिन हाजी मस्तान ने शेर खान से भिड़ने का मन बना लिया। फिर जब शेर खान दोबारा वहाँ हफ्ता वसूलने पहुँचा, तो उसने देखा कि 10 कुली उसकी लगाई लाइन से गायब थे। इससे पहले कि शेर खान कुछ करता, मस्तान और उसके 10 साथियों ने मिलकर शेर खान और बाकी गुंडों को खूब पीटा। इसी तरह वहाँ से शेर खान बचकर भागा और दोबारा कभी वहाँ हफ्ता वसूलने नहीं गया। हाजी मस्तान के इस कारनामे के बाद वहाँ के लोग उसे अपना लीडर मानने लगे थे, और यहीं से बॉम्बे का डॉन बनने का सफ़र शुरू हो गया। ऐसे ही काम करते करते एक दिन उसके दोस्त ने उसे स्मगलिंग का आइडिया दिया। उसे बताया कि अगर वो फ़ॉरेन से आने वाला लीगल सामान को कपड़े में छुपाकर बाहर लाने का काम करेगा, तो उसे भी उस सामान की कीमत का कुछ हिस्सा मिलेगा। उस वक्त भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान, महंगी घड़ियाँ, ज्वेलरी और गोल्ड बिस्किट्स की तस्करी होती थी। इन्हें लीगल तरीके से मंगाने पर ब्रिटिश सरकार भारी भरकम टैक्स वसूलती थी, इसलिए वहाँ के लोगों ने स्मगलिंग का रास्ता निकाल लिया था। हाजी मस्तान को यह आइडिया बहुत पसंद आया, और वो ऐसे लोगों से जुड़ गया जो ये सब सामान स्मगल करवाते थे। हाजी मस्तान की पहचान कुछ हाजियों से भी हुई, जो पानी के जहाज़ से सऊदी अरब हज करने जाते थे और लौटते में वहाँ से गोल्ड बिस्किट्स वगैरह साथ लाते थे। मस्तान ने इन सब से तालमेल मिलाया, और वो उनके सामान को पोर्ट से निकाल कर सेफली उन तक पहुँचाने लगा। इससे धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। इसी के चलते पोर्ट पर उसकी मुलाकात शेख मोहम्मद अल गालिब से हुई, जो सऊदी अरब का एक बड़ा गोल्ड स्मगलर था। वो अरब देशों से गोल्ड सस्ते दाम में लाता और भारत में काफ़ी महंगे दाम में बेचा करता था। उसे एक लॉयल आदमी की तलाश थी, जो उसके भारत में आने वाले कंसाइनमेंट्स को कस्टम अधिकारियों की नज़रों से बचाकर बॉम्बे की गलियों तक सेफली पहुंचा सके। इस सिलसिले में उसकी मुलाकात हाजी मस्तान से हुई। उसने मस्तान को एक काम सौंप दिया। मस्तान ने जब उसकी कंसाइनमेंट को 1-2 बार सेफली उसके ठिकाने तक पहुंचा दिया, तो शेख मोहम्मद अल गालिब का मस्तान पर भरोसा बन गया।
उसने मस्तान को हर बार सेफली सामान निकालने पर 10% हिस्सा देना शुरू किया, जिससे दोनों ने बहुत पैसा बनाया। इस बीच मस्तान ने अल गालिब से स्मगलिंग की दुनिया की बारीकियां भी सीखी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। एक दिन जब अल गालिब स्मगलिंग का गोल्ड लेकर सऊदी से बॉम्बे पोर्ट पहुंचा, तब वो कुछ ही कंसाइनमेंट मस्तान को दे पाया था। इतने में उन्हें पुलिस ने घेर लिया। पुलिस को देखते ही मस्तान तो सारा सोना लेकर फरार हो गया, लेकिन अल गालिब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। स्मगलिंग के जुर्म में उसे 3 साल सज़ा दी गई, और जब वो जेल से बाहर निकला तो उसके पास सारा पैसा ख़त्म था। उसके कुछ ही दिन बाद वो मस्तान से मिला। उसने सोचा था कि मस्तान उसे सोना देने से मुकर जाएगा या कोई भी बहाना बना देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने 3 साल तक सारा सोना वैसा का वैसा ही संभाल के रखा था और सारा मोहम्मद अल गालिब के पास वापस लौटा दिया। शेख ये देखकर हैरान रह गया कि 3 साल का वक्त बहुत ज़्यादा होता है, और इतना सारा कीमती सोना देखकर तो किसी का भी ईमान डोल जाएगा। लेकिन मस्तान की ईमानदारी देखकर शेख बहुत खुश हुआ, और उसने उस सोने में से आधा हिस्सा मस्तान को दे दिया, और साथ ही उसे अपने बिजनेस का 50% हिस्सेदार भी बना लिया। यहीं से हाजी मस्तान के नाम ने अंडरवर्ल्ड में कदम रखा। अगले ही कुछ सालों में बॉम्बे में हाजी मस्तान का नाम गूंजने लगा था। किसी दौर में पंचर बनाने वाला या कुली का काम करने वाला लड़का अब स्मगलिंग की दुनिया में ऐसा नाम बन गया था जिसे लोग इज्जत से मस्तान भाई कहकर बुलाते थे। उस वक्त बॉम्बे में दो और लोगों का सिक्का चलता था। उनमें से एक था वरदराजन मुदलियार उर्फ वर्दा भाई, और दूसरा पठानों का सरदार करीम लाला। हाजी मस्तान ये जानता था कि अगर बॉम्बे में अपनी बादशाहत कायम रखनी है तो सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होगा, साथ में मसल पावर होना भी ज़रूरी है। लेकिन वो लड़ाई से नहीं बल्कि मिलजुल कर बॉम्बे पर राज करना चाहता था। इसीलिए उसने दोनों डॉन से हाथ मिलाने का फैसला किया। वरदराजन मुदलियार हाजी मस्तान की ही तरह तमिलनाडु से बिलोंग करता था, इसलिए उनके बीच की पहली मुलाकात का भी एक अलग ही किस्सा है। एक बार वरदराजन को पुलिस ने एक कस्टम डॉक इलाके से एंटीना चुराने के आरोप में अरेस्ट कर लिया था। पुलिस ने उसे कस्टडी में लेकर खूब धमकाया, पर उसने चोरी किए हुए माल की जगह नहीं बताई। तभी वहां हाजी मस्तान पहुंच जाता है। उसे देखकर पुलिसकर्मी पीछे हट गए। वो सीधे वरदराजन के पास गया। हाजी मस्तान को देखकर वरदराजन हैरान हो गया। मस्तान ने वरदराजन से कहा, तुम एंटीना पुलिस को वापस कर दो, मैं वादा करता हूँ कि तुम इससे कई ज़्यादा पैसा कमाओगे। वर्दा ने पूछा, वो कैसे? हाजी मस्तान ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ तुम मेरे सोने के धंधे में पार्टनर बन जाओ। वर्दा हैरान हो गया। उसने पूछा, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? मस्तान ने जवाब दिया, तुम्हारी मसल पावर चाहिए, ताकि मेरे काम में कोई अड़ंगा डालने की हिम्मत ना करे। यहीं से बस एक अंडरवर्ल्ड फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई। इसके बाद मस्तान ने वरदराजन की दोस्ती करीम लाला से करवाई, और इन तीनों ने मिलकर बॉम्बे के इलाकों को आपस में बांट लिया। साउथ बॉम्बे और वेस्ट बॉम्बे में मस्तान का कंट्रोल, और सेंट्रल बॉम्बे में वरदराजन और करीम लाला ने अपना दबदबा बनाया। उन तीनों ने मिलकर बॉम्बे में एक ऐसी बेमिसाल गठजोड़ बनाई जिसे कोई हिला नहीं सका। आगे चलकर जब वरदराजन की मौत हुई तो मस्तान ने एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन हायर करके उसकी डेड बॉडी को बॉम्बे बुलवाकर अंतिम संस्कार करवाया। जहां हाजी मस्तान विदेश से गोल्ड को स्मगल करके इंडिया मंगवाता, वहीं से वो इंडिया से चांदी विदेश भेजता था। जो चांदी वो फॉरेन में स्मगल करता, वो अपनी प्योरिटी के लिए इतनी मशहूर थी कि उसका नाम ही मस्तान की चांदनी पड़ गया। उसने इस तस्करी से करोड़ों कमाए, और बिना किसी वायलेंस के वो बॉम्बे का पहला डॉन बन गया। कभी पंक्चर की दुकान पर बैठकर जिन महंगी गाड़ियों और आलीशान बंगलों का उसने ख्वाब देखा था, वो सब कुछ अब उसके पास था। उसके घर के बाहर ज़रूरतमंद लोगों की भीड़ लगा करती थी, जिनकी वो फरियाद सुनता और पैसे देकर उनकी मदद भी करता था। कुछ साल बाद 2010 में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जिसमें अजय देवगन का किरदार हाजी मस्तान की पर्सनैलिटी से ही इंस्पायर्ड था। हाजी मस्तान ने दौलत और शोहरत कमाने के बाद मद्रास की सबीहा बी से शादी कर ली, जिससे उसकी आगे 3 बेटियां हुई। उसका खुद का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने एक लड़के को गोद लिया जिसका नाम सुंदर शेखर है। उसके बाद उसने रियल एस्टेट में भी अपना हाथ आजमाया। एक दिन उसके रियल एस्टेट बिजनेस में साथ काम करने वाले यूसुफ पटेल से अनबन हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि उसने यूसुफ पटेल को मारने की सुपारी तक दे दी थी। वो खुद कभी बंदूक को हाथ नहीं लगाता था, इसलिए उसने ये काम करीम लाला को सौंप दिया। करीम लाला ने यूसुफ को ख़त्म करने के लिए अपने 2 बंदों को भेजा, लेकिन 2 गोलियां चलाने के बाद भी उसके बॉडीगार्ड ने सामने आकर जान दे दी और यूसुफ बच गया। मस्तान ने जैसे ही ये सब सुना तो वो खुद यूसुफ से मिलने गया और कहा कि जिसे खुदा खुद ज़िंदा रखना चाहता है, उसे मारने वाला मैं कौन होता हूँ। और फिर ये दुश्मनी फिर से दोस्ती में बदल गई।
जब मस्तान का बॉम्बे में सिक्का चल रहा था, ठीक उसी वक्त बॉलीवुड भी जवान हो रहा था। नए सितारे चमक रहे थे, फिल्में हाउसफुल जा रही थीं। उस वक्त हाजी मस्तान भी बॉलीवुड के दीवाने थे। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स भी हाजी मस्तान के स्टाइल और पावर से इम्प्रेस थे। उसकी धर्मेंद्र, राज कपूर, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन जैसे सभी बड़े एक्टर्स से दोस्ती थी। लेकिन मस्तान की लाइफ सिर्फ बॉम्बे के डॉन बनने तक ही नहीं थी। एक दिन जब वो बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मधुबाला से मिला तो उसे पहली ही नज़र में उनसे मोहब्बत हो गई। उसने काफ़ी समय तक अपनी फीलिंग्स दिल में ही रखी और मधुबाला से दोस्ती की। लेकिन कुछ ही वक्त में उसने अपने दिल की बात जाहिर कर ही दी। लेकिन मधुबाला इसके लिए राज़ी नहीं थी, इसलिए उनके बीच कोई रिलेशन नहीं बन पाया। मस्तान का यह ख्वाब पूरा नहीं हुआ तो उसने मधुबाला की हमशक्ल वीना शर्मा से शादी कर ली, जो उस वक्त एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस भी थी। हाजी मस्तान ने शादी के बाद वीना के फिल्मी करियर को चमकाने के लिए खूब पैसा लगाया, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाईं। उन दिनों हाजी मस्तान का नेटवर्क इतना तगड़ा था कि सिर्फ स्मगलिंग ही नहीं, पावर और नेटवर्किंग के खेल में भी उसका कोई जवाब नहीं था। बड़े बड़े नेताओं से उसकी अच्छी बातचीत थी। इसी तरह उसकी संजय गांधी से भी अच्छी पहचान थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हाजी मस्तान का धंधा काफ़ी तेज़ी से बुलंदियां छूता रहा। कई साल बीत गए लेकिन उसे कभी भी स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी उसकी सिस्टम पर पकड़। वो समय समय पर पुलिस और कस्टम अफसरों को महंगे तोहफे देता, जिससे वो उनके गुनाहों पर पर्दा डाल देते। और अगर कभी कोई अफसर इन तोहफों को ठुकरा देता और उसके काम में अड़ंगा डालने की कोशिश करता तो हाजी मस्तान उसका ट्रांसफ़र करवा देता। 1974 में कुछ ऐसा ही हुआ। मस्तान ने एक ईमानदार कस्टम ऑफिसर को ख़रीदने की कोशिश की, लेकिन अफसर ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। उल्टा उसने मस्तान की स्मगलिंग पर लगातार रेड डालनी शुरू कर दी। एक दिन मस्तान ने पॉलिटिकल पहुंच का इस्तेमाल करके उस कस्टम ऑफिसर का ट्रांसफ़र करवा ही दिया। कुछ दिन बाद हाजी मस्तान की महाराष्ट्र के एक मंत्री से अनबन हो गई। मंत्री ने खुलेआम ऐलान किया कि हर हाल में हाजी मस्तान को अरेस्ट किया जाए। इस बार मजबूरन मुंबई पुलिस ने मस्तान को अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन जेल नहीं ले गए। उसे कोल्हापुर के एक आलीशान गेस्ट हाउस में रखा गया, जहां मस्तान के लिए हर फैसिलिटी अवेलेबल थी। साल 1975 में देश में बड़ा सियासी तूफान आया, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी और सरकार के आदेश पर जहां बड़े नेताओं को जेल में भेजा गया, वहीं हाजी मस्तान पर भी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ के तहत जेल में डाल दिया गया। ये पहली बार थी जब मस्तान को बाकायदा जेल में डाला गया था और उसे 18 महीने जेल में रखा गया। जेल से रिहा होने के बाद मस्तान ने तस्करी का काम छोड़ दिया। जेल से निकलने के बाद वो सबसे पहले हज पर गया और वापस आकर उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। उसने महाराष्ट्र के एक दलित नेता जोगेंद्र कावड़े के साथ मिलकर दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ नाम की एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई। वो मुस्लिम और दलित को जोड़कर राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहता था। 1984 में उसने चुनाव भी लड़ा, लेकिन ना तो वो खुद जीता और ना ही उसकी पार्टी के एक भी कैंडिडेट को जीत नसीब हुई। बॉलीवुड के फेमस एक्टर दिलीप कुमार ने भी उसके लिए चुनाव प्रचार किया, लेकिन फिर भी कुछ असर नहीं हुआ। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सबसे बड़ा नाम बनाने वाला हाजी मस्तान राजनीति के मैदान में शिकस्त खा चुका था। भले ही इलेक्शन में उसकी पार्टी कामयाब नहीं हुई, लेकिन उसने चुनाव में जमकर पैसा बहाया था। माना जाता है कि इसके बाद से ही चुनाव में भारी पैसा उड़ाने का चलन शुरू हुआ। उस वक्त हाजी मस्तान जेनाबाई दारूवाली नाम की एक लेडी पर बहुत भरोसा करता था। उसे वो अपनी बहन भी मानता था। जब भी वो किसी उलझन में पड़ता तो जेनाबाई की सलाह ज़रूर लेता। 1980 में बेलासीस रोड पर बनी उसकी प्रॉपर्टी पर गुजरात के चिलिया लोगों ने कब्जा जमा लिया। ये बात उसने जेनाबाई को बताई। हाजी मस्तान के कहने पर करीम लाला ने उन्हें हटाने के लिए अपने गुंडे भेजे, लेकिन चिलिया लोगों ने उन्हें ही जख्मी करके वापस भेज दिया। जेनाबाई ने उसे सलाह दी कि तुम पठानों और दाऊद इब्राहिम की गैंग के बीच सुलह करवा दो। जब दोनों मिल जाएंगे तो वो खुद मिलकर तुम्हारा काम कर देंगे। मस्तान को ये बात ठीक लगी और उसने ऐसा ही किया। फिर मस्तान ने अपनी प्रॉपर्टी की परेशानी उन्हें बताई। उसके बाद पठानों और दाऊद के गुंडों ने मिलकर चिलिया लोगों को उस जगह से हटने पर मजबूर कर दिया और बाद में हाजी मस्तान ने उसी ज़मीन पर मस्तान टावर्स नाम की एक आलीशान बिल्डिंग बनाई। हाजी मस्तान का एक यही अंदाज था कि वो बिना गोली चलाए ही अपनी बात मनवाना जानता था। उस वक्त दाऊद इब्राहिम भी उसके लिए काम किया करता था। जब ही मुंबई में अरुण गावली और छोटा राजन जैसे नए नाम भी उभर रहे थे, लेकिन उस वक्त अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम का नाम बहुत तेज़ी से उठ रहा था। दाऊद को हाजी मस्तान का शागिर्द भी कहा जाता था।
हाजी मस्तान ने अपनी पूरी जिंदगी में बिना लोगों को नुकसान पहुंचाए ही अपना धंधा किया था, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ उसकी ताकत कमज़ोर पड़ने लगी। उसके दोस्त वरदराजन की भी मौत हो चुकी थी और करीम लाला भी मुंबई से अपना बिजनेस ख़त्म करने लगा था। जैसे जैसे मस्तान कमज़ोर होता जा रहा था, वैसे ही दाऊद इब्राहिम का नाम अंडरवर्ल्ड में टॉप पर आने लगा था और आगे चलकर उसने मस्तान की गैंग को छोड़कर अपनी खुद की गैंग बना ली। कुछ ही सालों में दाऊद ने अंडरवर्ल्ड पर अपना कब्जा जमा लिया और हाजी मस्तान की बादशाहत ख़त्म हो गई। साल 1994 में 9 मई को हाजी मस्तान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुंबई को एक यूनिक स्टाइल और सिस्टम देने वाला हाजी मस्तान दुनिया से रुखसत हो गया।